गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अब तक हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने देखा, एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन देखा। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो फिजिक्स ऑप्शंस और केमिस्ट ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन है, उसकी जो फिनोमिनन है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने वर्कआउट किया। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा हमारा फ्रूटलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, और दूसरा होगा एडसॉर्प्शंस फ्रॉम द सॉल्यूशंस, और उसकी जो एप्लीकेशंस वगैरह है उसको हम लोग टारगेट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ टुडेज, दैट इज द एडसॉर्प्शन। So from the today's topic, we will continue with the adsorption isotherms as well as the adsorptions from the solutions phases. So now moving on our today's topic, the first topic we have, that is the adsorption isotherms. How we will correlate the adsorption isotherm, the variations in the amount of a gas absorbed by the adsorbent with the pressure at a constant temperature can be expressed by the means of a curve that is known as the adsorption isotherm. So first of all, the Fruitlick, who has given the adsorption isotherm. So in 1909, he gave an empirical relationship between the quantity of a gas which is absorbed by the unit mass of a solid adsorbent and the pressure at a particular temperature. So these relations can be expressed by this formula, that is x by m is equal to k into p raised to 1 by n, where n must be greater than 1. सो इन दैट जो हमारे पास ये जो पॉइंट है उसमें हम लोगों को क्या बोला गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को डिफाइन करना है। तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ अ गैस विच इज एब्सॉर्ब बाय द एडसॉर्बेंट विथ द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो अपना गैस है वो कितना एब्सॉर्ब हो रहा है, उसका जो डिटेल या फिर एक्सप्रेशन है बाय मींस ऑफ अ कर्व, यानी ग्राफिकल एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग बोलेंगे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पे आइसोथर्म का मतलब होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना एडसॉर्प्शन दिखाया जाएगा उसको बोलेंगे हम एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रूटलिक गेव द एक्सप्लेनेशंस ऑन दिस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. So he gave an empirical relationships between the quantity of a gas which is absorbed by the unit mass of a solid adsorbent, यानी यूनिट मास ऑफ एब्सॉर्बेंट पे कितनी क्वांटिटी में गैस एब्सॉर्ब हो रहा है उसका एम्पेरिकल रिलेशंस उसने दिया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रूटलिक इक्वेशंस, और उसकी जो फॉर्मूला है वो है x by m इज इक्वल टू k इंटू पी रेस टू 1 बाय n। तो उसको डिनोट करने के लिए या फिर उसका जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने उसको x बाय m को y एक्सिस पे ले लिया और p को हम लोगों ने x एक्सिस पे लिया। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर 195, 244 एंड 233, so we found that this certain graph we observed at a certain pressure. सपोज ये प्रेशर पे मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ कि मेरा एडसॉर्प्शंस कितना निकला। तो 295 पे मेरा जो एडसॉर्प्शंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रही है। अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ 244 पे, तो 244 पे मेरा आंसर क्या आएगा? तो मेरा आंसर ये आएगा, यानी एडसॉर्प्शंस कम हो गया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है फिर भी ये क्या हो गया? कम हो गया। उसके बाद मेरे पास 273 यानी 0 डिग्री पे मेरे पास कितना एडसॉर्प्शंस आया? तो मेरे पास इतना एडसॉर्प्शंस आया। सो मैक्सिमम प्रेशर पे जितना एडसॉर्प्शंस हमें मिल रहा है वो क्या हो रहा है? तो टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, तो वो एडसॉर्प्शंस को कम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें माइंड में सेट रखनी है कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा हमारा एडसॉर्प्शंस कम होने वाला है। So in this graphical expressions we can see that the x will be the mass of a gas which is absorbed on a mass of m of an adsorbent at a pressure of p. K and n are the constant which are depend on the nature of the adsorbent and the gas at a particular temperature. सो के एन एन जो है वो कांस्टेंट है, वो डिपेंड किसके किसके पे करेंगे? तो एडसॉर्बेंट और गैस का जो नेचर है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको डिपेंड करेगा। द रिलेशनशिप्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व
where the mass of a gas absorbed per gram of adsorbent is plotted against the pressure, that is x by m versus p. So this curve indicate that the at a fixed pressure, there is a decrease in the physical adsorptions with the increase in the temperature. So यहाँ पे हमको क्या फोकस करना है, हमें ये वाली चीज फोकस करनी है कि हमारे पास there is a decrease in a physical adsorption with increase in the temperature, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एडसॉर्प्शन हमारा कम हो जाएगा. So this cause always seems to be approach to the saturations at the high pressure. यानी ये जो हमारे पास यहाँ पे जो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारी मैक्सिमम प्रेशर वाली है और वो सेचुरेशंस को की ओर हमें दिखाई देगा, यानी ये वाली लाइन ऐसी जाएगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाएगी. तो ये हम उसको कैसे मान के चलेंगे, तो ये हम मान के चलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट आने वाला है. सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज द एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखी थी x by m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज टू 1 by n वेर n ग्रेटर देन 1 होगा. सो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे. log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p हमारे पास आएगा. तो हम लोग उसको किससे कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, यानी हम उसको रीडिफाइन करके लिखेंगे y इज इक्वल टू c प्लस m इंटू एक्स, ऐसा कुछ हम लोग लिखने वाले हैं. तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था तो वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा. तो हम लोगों ने क्या किया, उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया. तो हमें क्या मिलेगा, तो सपोज हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्मूला बनेगी. अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला डिनोट कर लेते हैं. तो हमारे पास y इज इक्वल टू c प्लस m इंटू एक्स है. तो उसको हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि y एक्सिस पे log x by m है, y एक्सिस पे हमारे पास log x by m है और log p हमारे पास कहाँ पे है, तो y एक्सिस पे है. ये जो इंटरसेप्ट वैल्यू मिला, ये वाला जो हमें मिला वो हमें क्या मिलेगा, c की वैल्यू डिनोट करेगा और वो c क्या होगा, हमारा x हो जाएगा, यानी log k हो जाएगा. अभी हमारा स्लोप क्या बनेगा, हमारा स्लोप ये वाला बनेगा, दैट इज दी दिस वन, यहाँ से यहाँ तक का हमारा स्लोप बनेगा, दैट इज 1 by n. और यहाँ पे ये जो वैल्यू है, q की जो वैल्यू है उसको हम लोग थीटा बोलेंगे, वो हमें 1 by n डिनोट करेगा. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा. सो अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो वो फ्लूइड को फॉलो करेगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आई तो हम लोग मानेंगे कि ये फ्लूइड को फॉलो नहीं करेगा. सो वैलिडिटी ऑफ द फ्लूइड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग द log x by m on the y axis and log p on the x axis. So if it comes to be a straight line, then it will validate the fluidic adsorption isotherm, otherwise it won't be followed. Moving on the next, the slope of the straight line gives the value of 1 by n. The intercept value of a y-axis gives the value of log k. तो यहाँ पे हम लोग क्या फोकस करेंगे, हम लोग ये वाली चीज को फोकस करेंगे. हमारा जो ग्राफ आया वो ग्राफ हमें यहाँ से यहाँ तक का मिला, यानी हमारे पास इतना जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास, हमारे पास इतना जो सेक्शन है डॉटेड, वहां पे हम लोग लाइन प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि ये हमारी जो लाइन है यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, स्टार्टिंग हमारी 0 से हुई थी. सो 0 से लेके यहाँ तक हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा देयर इज नो एब्सॉर्प्शंस ओवर हियर. तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शंस हमारे पास नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हमारा नहीं मिला.
हमारा ऑब्जर्वेशन प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या मिलेगा, तो एब्सॉर्प्शन हमें मिलने वाला है. सो the Fruitlik isotherm explains the behavior of adsorption in case of approximate manner. The factor 1 by n can have the values between the 0 to 1, that is probable 0.1 to 0.5. Thus the equation 5.2 holds good over the limited range of a pressure. तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा यानी n ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमारा जो फैक्टर हमारे पास एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे पास जो एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या बिहेवियर कर रहा है. सपोज हम लोग ले रहे हैं 1 अपॉन n की वैल्यू 0.1. सो 1 बाई n की वैल्यू 0.1 यानी 1 बाई 10, तो ऊपर जाएगा तो वैल्यू 10 हो जाएगी, तो वो वैल्यू बढ़ा देगा. तो यहाँ पे वैल्यू बिटवीन दी 0 एंड 1 probable, that is 0.5 to 0.1 to 0.5. So the equations holds a good over a limited range of a period. So यहाँ पे हम लोगों को यही चीज फोकस करनी है. log x by m is equal to log k plus 1 by n log p का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. स्ट्रेट लाइन मिली तो वो फ्रूटलिक को फॉलो करेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं मिली तो वो फ्रूटलिक को फॉलो नहीं करेंगे. Now in adsorption isotherm we have the formula that is log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. ये वाली फॉर्मूला हमारे पास है. अभी इसका हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें ये वाला ग्राफ मिला था. यहाँ पे जो थीटा वैल्यू है यानी जो एंगल है वो हमें 1 by n शो करेगा. यानी इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग tan थीटा से भी डिनोट करेंगे. सो अभी ये वेब फिगर में या फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें 1 by n इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, x by m इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो द एब्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. And if we are taking the 1, then we get the x by m is equal to k. That is x by m is proportional to the absorption. That is the pressure. That is the absorption varies directly with the pressure. तो यहाँ पे दो confusions हमारे mind में set हुआ. First of all, we concluded that adsorption is independent of pressure. And second, हम लोगों ने ये conclude किया. क्या conclude किया? Adsorption varies directly with the pressure. तो यहाँ पे दो कंफ्यूजन है. एक तो बोल रहा है कि वो एडसॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरा बोल रहा है कि एडसॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्या दिखा रहा है. सो बोथ दिस कंडीशंस आर सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच द सैचुरेशंस एट द हाई प्रेशर. So this cannot be explained by the Fruitlik isotherms and thus it fails over here. So Fruitlik adsorption isotherm की major drawback क्या है, तो वो लोअर टेम्परेचर पे प्रेशर लोअर प्रेशर पे कितना एडसॉर्प्शन हो रहा है वो नहीं दिखा रहा है, और हायर प्रेशर पे वो सैचुरेशन क्यों दिखा रहा है वो भी समझा नहीं पा रहा है. तो ये जो प्रॉब्लम है वो शो नहीं कर पाया, इसलिए फ्रूटलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हमारा फेल हो गया. नाउ The next one that is adsorptions from the solutions. ये वाला जो हमारा फ्रूटलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हम लोग वीडियो के एंड में जो हम लोगों ने ग्राफिक जो एनिमेटेड वीडियो लिया है उसके अंदर हम लोग देखेंगे. अब हम लोग लेंगे एडसॉर्प्शंस फ्रॉम द सॉल्यूशंस. तो एडसॉर्प्शंस फ्रॉम द सॉल्यूशंस में क्या है, सो सॉल्यूशंस कैन बी adsorb solute from the solutions also when a solution of acetic acid in a water is shaken with the charcoal. A part of acid is adsorbed by the charcoal and the concentration of the acid decreases in the solution. Similarly, the litmus solutions when shaken with the charcoal, it becomes the colorless. Again, the next example that we have, that is the precipitate of the MgOH twice attains the blue color when precipitated in presence of magnesium reagent. The color is due to the adsorption of a magnesium, and the following observations have been made in the case of the solution phase. तो हम लोगों ने different examples लिए. Say for example, हमारा यहाँ पे हम लोगों ने ये mindset किया कि solid can be adsorbed a solute from the solution. जो हमारे पास आगे के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडसॉर्प्शन हम लोग कहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा शुगर स्लरी सॉल्यूशंस है उसको हम लोग येलो कलर से कलरलेस करने के लिए भी चारकोल का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे भी एडसॉर्प्शन फिनोमिना है. तो अब हम लोग प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे क्या डिफेक्ट रहती है. तो हम लोगों ने एसिडिक एसिड का सॉल्यूशंस ले लिया,
उसके अंदर थोड़ा चारकोल डाल दिया और फिर हम लोगों ने टाइट्रेशंस किया. सो पार्ट ऑफ एसिड एब्सॉर्ब बाय द चारकोल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड गेट डिक्रीजेस. तो हम लोगों ने एसिडिक एसिड में जितना चारकोल डाला था वो चारकोल जितना भी एब्सॉर्ब कर पाएगा उतनी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. सिमिलरली हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल ले लिया, एक लिटमस सॉल्यूशंस बनाया, उसके अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, चारकोल डाल दिया, तो वो सॉल्यूशंस क्या हो गया, कलरलेस हो गया. उसका मतलब ये हुआ कि चारकोल ने जो लिटमस का कलर था वो एब्सॉर्ब कर लिया. फिर हमारे पास MgOH ट्वाइस का प्रेसिपिटेट है which attain the blue color when we are treating it with the magnesium reagent. Now this color, that is blue color, getting disappeared due to the absorption of the magnesium, and that is why we can have the following conclusions. So first conclusions हम लोगों ने क्या किया, the extent of adsorption decreases with the increase in the temperature. Second, we observed the extent of adsorption increases with the increase of a surface area of the adsorbent. Third one, the extent of adsorption depends on the concentration of the solute in the solution. And third, and the last one, that is the extent of adsorption depends on the nature of adsorbent and the adsorbate. तो यहाँ पे ये चीज माइंड में सेट करनी है कि adsorptions पे क्या, extensions of adsorptions किसके ऊपर डिपेंड करेगा. So it decreases with the increase in temperature. It get increases with the increase in the surface area. Depends on the concentration of the solute in the solutions. That means if we are increasing the concentration of solute, then it must increase the adsorption. If we are decreasing the concentration of solute in the solutions, will decreases the extent of adsorptions. Also it depends on the nature of the adsorbent and adsorbate. यानी नेचर सही होगा तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, सही नहीं होगा तो एडसॉर्प्शन कम होगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि टेम्परेचर के बेसिस पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, एडसॉर्प्शन बढ़ेगा. और नेचर सेम होगा, सिमिलर होगा या बॉन्डिंग ज्यादा बनाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिलेगा कि एडसॉर्प्शन ज्यादा होने वाला है. Now the another one, that is the precise mechanisms of adsorption from the solution is still not known. हम लोगों ने ये ऑब्जर्व तो कर लिया लेकिन उसकी मैकेनिज्म्स हमारे पास नहीं है. लेकिन Fruitlick equations approximately describe the behavior of the adsorptions from the solutions with the difference that instead of a pressure, concentration of the solution is taken into the account. तो हमारे पास वो मैकेनिज्म्स पता नहीं थी, लेकिन फ्रूडलिक का जो इक्वेशंस था x by m is equal to k into p raised to 1 by n, तो प्रेशर की जगह पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस कर दे तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है. तो हमारे पास जो फॉर्मूला थी x by m is equal to k into p raised to 1 by n, तो अब हम लोगों ने p की जगह पे क्या किया, c ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया. तो x by m is equal to k into c raised to 1 by n. वहां पे c क्या है, that is the equilibrium concentrations when the absorption get completed. सो जब जहां पे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है वो हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बोलना है और वो कॉन्सेंट्रेशंस में माइंड में सेट रखना है कि वहां पे एडसॉर्प्शन खत्म हो चुका है. On taking the logarithm, so what we will get log x by m is equal to log k plus 1 by n into log c. ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया. तो हम लोग उसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन प्लॉट करेंगे तो y is equal to c plus m into x करेंगे तो y एक्सिस पे log x by m मिलेगा, x एक्सिस पे log c मिलेगा. यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया उसमें log x by m वर्सेस log c का हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया y वर्सेस x का, which shows the validity, that is it gives the straight line. So straight line observed, and that is why it follows the Fruitlick isotherms. So this can be tested experimentally by taking the solutions of a different concentration of a acetic acid. तो हम लोगों ने उसका experiment किया. So for that what we are doing, we will take the equal volume of a solution. और वॉल्यूम हम लोगों ने इक्वल ले लिया लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट थी. उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल हमने ऐड कर दिया इन अ डिफरेंट फ्लास्क. The final concentration is determined in each flask by having the titrations after the adsorption. So the difference in the initial and the final concentrations gives the value of x. So using the above equations, the validity of the Fruitlick adsorption isotherm can be possible.
तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है, तो वो जब हम लोग लैब में जाएंगे तब हम लोगों को पता चलेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये माइंडसेट किया कि जो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म प्रेशर के लिए था वही हम लोग सॉल्यूशंस के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। Now let's we have a certain recall what we had already discussed till. So in these recap sections, let's begin with the part. Let us first recall some details about absorption. You already know that at a constant temperature, the absorption of a gas increases with an increase in pressure. At a low temperature, the physical absorption of a gas increases rapidly on increasing the pressure. On the other hand, at high temperatures, the increase in absorption is relatively less. Let us learn more about the effect of pressure on the absorption of a gas at a particular temperature. Absorption is basically an equilibrium process. In order to understand the equilibrium process, consider an absorbent and a gaseous adsorbate in a closed vessel, placed at a particular pressure P. It is observed that due to absorption, the pressure of the gas decreases initially and becomes constant after some time. This indicates that a state of equilibrium has been attained. Once equilibrium is reached, the rate of absorption becomes equal to the rate of desorption. The extent of absorption, that is, the quantity of gas absorbed per gram of the adsorbent, is expressed as X by M, where X is the mass of the gas absorbed and M is the mass of the adsorbent. The variation in the amount of gas absorbed by the adsorbent with variation in the pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve. This curve at constant temperature is called the absorption isotherm. Freundlich, in 1909, was the first to propose a mathematical relation for an absorption isotherm. He gave an empirical relationship between the quantity of gas absorbed by a unit mass of a solid adsorbent and pressure at a particular temperature. The relation can be expressed as X by M is equal to K multiplied by P to the power 1 by N, where X by M is the amount of gas absorbed by a unit mass of the adsorbent. M and K are constants, and P is the pressure. This relationship is generally represented in the form of a curve and is known as the Freundlich absorption isotherm. In this absorption isotherm, X by M reaches its maximum value at point Ps. In other words, the extent of absorption is the highest at this point. It can be seen from the curve that even if the pressure is increased beyond Ps, the extent of absorption remains the same. This is called the saturation state, and Ps is called the saturation pressure. The saturation state is observed when the adsorbent forms a uniform molecular layer on the surface of the adsorbent. If you look at the curve carefully,
You will observe that at a low value of equilibrium pressure, part OA of the curve is nearly straight and sloping. Therefore, for part OA of the curve, the relationship between pressure and quantity absorbed can be represented by the equation x by m is directly proportional to p to the power 1. Observe the curve beyond point B, that is, at a very high pressure. At a very high pressure, x by m is independent of the value of p. This is represented as x by m is proportional to p raised to the power 0. Let's now look at part AB of the curve. For this part of the curve, x by m lies between p to the power 0 and p to the power 1. In other words, in the intermediate range of pressure, x by m depends upon p raised to the power of 1 by n, where n is a positive integer. At a particular temperature, n and k depend upon the nature of the absorbent and the absorbent. Note here that 1 by n has a value between 0 and 1, and the probable range is 0.1 to 0.5. Now, when 1 by n is 0, x by m is constant, and it is in this part of the curve that absorption is independent of pressure. On the other hand, when 1 by n is equal to 1, x by m is equal to kp, which means that x by m is directly proportional to p. In other words, absorption varies directly with pressure in this part of the isotherm. If you compare the absorption isotherms for a gas at different temperatures, you will observe that at a particular pressure, there is a decrease in physical absorption with an increase in temperature. The Freundlich absorption isotherm can be validated by taking the logarithm of the isotherm equation. Taking logarithm of both the sides, the equation becomes log x by m equal to log k plus 1 by n log p. This equation corresponds to the equation of a straight line y equal to mx plus c. So, we plot a graph between log x by m and log p. If it is a straight line, then we say that the Freundlich absorption isotherm is valid. Otherwise not. Note here that the intercept on the y-axis is equal to log k, and the slope of the straight line gives the value 1 by n. It has been observed that absorption from solutions follows generally the same principles as laid down for the absorption of gases. Let's verify this with an experiment. Take a litmus solution and add charcoal to it, and then shake it thoroughly. You will observe that after some time the litmus solution turns colorless. This is because the dye of the litmus solution is absorbed by the charcoal. Similarly, when activated charcoal is added to a solution of acetic acid in water, part of the acetic acid is absorbed by the charcoal, and the concentration of acetic acid in the solution decreases. The amount of
acetic acid absorbed per gram of charcoal depends upon the surface area of the adsorbent, the temperature of the solution, adsorbate concentration in the solution, the nature of the adsorbate and the adsorbent. Though the exact mechanism of absorption from a solution is not known, some important observations have been made for absorption in solution. Temperature plays a major role in determining the extent of absorption. As the temperature increases, the extent of absorption decreases. Secondly, the extent of absorption increases with an increase in the surface area of the adsorbent. Charcoal, because of its highly porous nature, provides a large surface area and hence is the most preferred adsorbent in industry and pharmacy. Thirdly, as the concentration of the solute, that is, the adsorbate, increases in the solution, the extent of absorption increases. Lastly, the nature of the adsorbate and the adsorbent governs the extent of absorption. That is, the nature of the bonding between the adsorbate and the adsorbent depends upon the species involved. Variation in the extent of absorption with the concentration of the solute is usually represented by the Freundlich adsorption isotherm. The equation can be represented as xym is equal to K multiplied by C to the power 1 by N, where xym is the amount of solute absorbed by the unit mass of the adsorbent, and C is the equilibrium concentration when absorption is complete. Taking logarithm of this equation, we get log xym is equal to log K plus 1 by N of log C. This equation also corresponds to the equation of a straight line, y equal to mx plus c. If the graph between log x by m and log c is a straight line, then we say that the Freundlich adsorption isotherm for solutions is valid. The Freundlich adsorption isotherm for solutions can be tested experimentally too. Let us take the example of the adsorption of acetic acid on charcoal again. Take equal volumes of acetic acid of different molar concentrations in different flasks and add an equal amount of charcoal to each flask. Check the contents in the flasks and keep for some time. The final concentration of acetic acid is determined by titrating the resulting solution against a standard solution of sodium hydroxide. From the difference in the initial and final concentrations, the value of x, the amount absorbed, can be calculated. The results obtained from this experiment also support the hypothesis that the extent of absorption increases with an increase in the concentration of the solute. The validity of the Freundlich adsorption isotherm can therefore be established. तो यहाँ तक का हमारा जो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, यानी फ्रूडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म और सॉल्यूशंस में कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो हम लोगों ने देखा।
अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक आप अच्छे से रीड